बिहार दरोगा एग्जाम में खान सर का पॉकेट जीके से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। 18/5/2025 को बिहार दरोगा एसआई इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 65 से 70 सवाल पूछा गया था। बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। मेरा बताने का मकसद है कि आप अंतिम समय में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन सा बुक पढ़े और कहाँ से तैयारी करें। इसके लिए मैं सटीक वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। एकदम प्रूफ के साथ बताऊँगा कि कौन कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया था। तो पेज नंबर 430 में पॉकेट पेज से पॉकेट जीके का पूछा गया था, बुक से पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर दिया गया है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन पूछेगा कब हुआ था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था, ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए। तो ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, 1987 में हुआ था। और रियो सम्मेलन जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, ये टोटल 3 बार हुआ था, 5-5 साल बाद होता था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में हुआ था, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रियो सम्मेलन कहते हैं। और पर्यावरण से इनका संबंध था। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था CO2 पर नियंत्रण पाने के लिए ही हुआ था। और ये 1999 यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, तो 1999 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? तो ये हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, इसलिए इसको हम लोग +5, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं? +5 सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी? पॉकेट जीके का पेज नंबर 46 से सवाल पूछा गया था। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीचे कुछ वंश दिए गए हैं और इनकी राजधानी और संस्थापक दिया गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। हर्यक वंश का पूछेगा स्थापना कौन किया था? तो बिंबिसार ने किया था। याद रखना, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का राजवैद्य रहता था। कौन रहता था? जीवक नाम का राजवैद्य रहता था। ये बात आपको याद रखना है। और हर्यक वंश का राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो राजगृह हुआ करता था, जो पटना का प्राचीन नाम था। शिशुनाग वंश का स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो शिशुनाग ने किया था। इसकी राजधानी वैशाली हुआ करता था। नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद ने किया था, और महापद्म नंद के बाद धनानंद बना था राजा, और धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना कर दिया था। और इस नंद वंश की राजधानी भी कहाँ हुआ करता था? पाटलिपुत्र हुआ करता था। मौर्य वंश, इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 323 से लेकर के 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल था। और इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। और मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक हुआ करता था। कण्व वंश का स्थापना वासुदेव कण्व ने किया था। कण्व वंश का स्थापना वासुदेव कण्व ने किया था, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। आंध्र सातवाहन वंश, और आंध्र सातवाहन वंश का स्थापना कौन किया था? तो सिमुक ने किया था। कौन किया था? सिमुक ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। और सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी हुआ करता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में तडोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। पेज नंबर 425 से सवाल पूछा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। अंशी नेशनल पार्क पूछेगा कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। अच्छा, उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। और महाराष्ट्र में देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ से सवाल पूछा गया था। यहाँ पर दिया हुआ है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, 1955 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में फिर पूछा गया था, अजीत डोभाल वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है? तो अजीत डोभाल जो है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर कार्यरत है, जो 2014 से अभी तक कार्यकाल है। तो ये आपको याद रखना है। तो अजीत डोभाल जो था, कौन था? भारत का सुरक्षा सलाहकार पद पर कार्यरत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेज नंबर 451 से पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले प्रश्न आपके सामने में है, आर्यों का प्राचीनतम वेद का नाम क्या है? तो आर्यों का जो सबसे प्राचीनतम वेद था, कौन था? वो ऋग्वेद था। कौन सा था? ऋग्वेद था। और ऋग्वेद को हम लोग ऋग्वेद के ज्ञाता को हम लोग होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं?
होत्री कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये पेज नंबर 1 से ही ये सवाल पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं, दास राग युद्ध जो दुनिया का प्रथम युद्ध है, इस युद्ध का भी चर्चा कहाँ पर है? तो इस युद्ध का भी चर्चा दोस्तों ऋग्वेद में ही है। और ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा यहाँ जानकारी है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋक, अथर्व, छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में पूछे कितना मंडल है? तो 10 मंडल है। कितना सूक्ति है? तो 1028 सूक्त है। और 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। यानी ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। चलिए अगला, सतपुड़ा पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी है। सतपुड़ा पर्वत से निकलकर अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो पेज नंबर 226 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? नर्मदा। कौन सा नदी हो जाएगा? ताप्ती नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ पर है? गुजरात में है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधि कौन था? शिकागो धर्म सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने लिया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर इसका विश्लेषण दिया हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं। पेज नंबर 60 से प्रश्न पूछा गया था। अपना अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है। थियोफिकल सोसाइटी, इसका स्थापना कौन किया था? मैडम HP व्लादिवस्की, जो कहाँ का था? रूस का था। और कर्नल अलकाट, ये दोनों मिल करके किया था। और ये कब किया था? 1784 में किया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है WTO का पूर्ण रूप क्या है? WTO, W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन इसको कहते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था। और यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। तो पेज नंबर 314 से यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ब्रह्म समाज का भी स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो ब्रह्म समाज का भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 1828 में किया था। और राजा राम मोहन राय को हम लोग भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, प्राचीन भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता भी हम लोग इसको कहते हैं। मीरात उल अखबार पूछेगा किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। और यहाँ पर चलिए कुछ दिया हुआ है किसका स्थापना कौन किया है। तो आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राम मोहन राय द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? बंगाल में। यूनिटेरियन मिशन का स्थापना 1821 में कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसका भी स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तत्वबोधनी समाज बता दो, इसका स्थापना कब हुआ था? 1839 में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। संगत सभा का स्थापना 1860 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कौन किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। और केशव चंद्र सेन ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पेज नंबर 59 पॉकेट जीके का यहाँ से सवाल पूछा गया था। तो यहाँ गलत आपको चुनना है। 1857 के क्रांति में इसमें जितने भी व्यक्ति का नाम दिया गया है वो कहाँ से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, उस स्थान का नाम दिया गया है। 1857 के क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से नेतृत्व कर रही थी, ये बिल्कुल सही है। नाना साहेब जो कहाँ से कर रहा था? कानपुर से। नाना साहब को धोधू पंत कहते हैं। और कानपुर कहाँ? बिटूर। चलिए लियाकत अली, अच्छा यहाँ गलती दिया गया है। लियाकत अली यहाँ दिल्ली दिया गया है, जबकि लियाकत अली कहाँ से कर रहा था? इलाहाबाद से कर रहा था। तो यही ऑप्शन गलत दिया है, हमको गलत ही चुनना है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का।
अच्छा, कुंवर सिंह कहाँ से कर रहा था? ये बिहार से कर रहा था। कहाँ से कर रहा था? बिहार से कर रहा था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, बिहार में भी अगर पूछ लेता कि पटना से कौन कर रहा था, प से पटना, प से पीर अली कर रहा था। कौन कर रहा था? पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में फिर पूछा गया था। क्रमवार पूर्वनियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी खेत में विभिन्न फसलों को उगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? फसलों को बदल बदल कर उपजाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह पेज नंबर 223 से प्रश्न पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव उसके पीछे की ओर गति करता है। तो यह घटना गति के किस नियम के किस नियम का उदाहरण है? तो यह घटना जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के थर्ड लॉ, ऑप्शन में नहीं है, होना चाहिए। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गति का पहला नियम, इसको हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का तीसरा नियम क्या बताता है? गति का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जब हम नाव पे चढ़ते हैं तो नाव पे हम चढ़ते हैं आगे की ओर, नाव जाता है पीछे की ओर, विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। तो गति का तीसरा नियम इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? गति का तीसरा नियम किस पर आधारित है? गति का तीसरा नियम, सॉरी, यहाँ ऊर्जा का नियम नहीं होगा। गति का तीसरा नियम ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न फिर पूछा गया था। यहाँ से प्रश्न 361 नंबर पेज से पूछा गया था। अभिभारण प्रश्न क्या था? प्रश्न यहाँ पर, हाँ, अभिकरण ए एवं कारण आर के रूप में जो कथन दिए गए हैं, कोड के अनुसार अपने उत्तर को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न पढ़िए, अभिभारण, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और फिर क्या पूछ रहा है? आर में कुछ तत्वों के एक ही भौतिक अवस्था में होते हुए भी कई अलग अलग संरचनात्मक रूप है। तो ए और आर दोनों सही है, दोनों, ये भी सही है और दोनों लिखा हुआ क्या है? सही है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यही ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न हूबहू इसी तरह के प्रश्न पूछा गया था। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है। और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? प्रश्न का बिल्कुल राइट होगा। पेज नंबर 227 से सवाल पूछा गया था। और महानदी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। यहीं पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध परियोजना है। ये बात आपको याद रखना है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना है। चलिए बढ़ते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कुछ। अच्छा, मैथन बांध पूछेगा कहाँ पर है? तो यह बराकर नदी पर है, जो कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। हीराकुंड मैंने बता दिया है। बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो कितने समय तक रोक सकती है? तो धन विधेयक क्या होता है? यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 110 में केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। कितना दिन तक? 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, 14 दिन तक कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब पेज नंबर 120 से ये सवाल पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है। रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन ओ पोषक तत्वों और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विनिमय किस माध्यम से होता है? तो किस माध्यम से होता है? वो कोशिकाएं के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमको क्या दिखता है? खून का रंग लाल दिखता है। जबकि हीमोग्लोबिन का वास्तविक कलर अगर पूछे क्या है, तो वास्तविक कलर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये क्या था? बैगनी है। इसका वास्तविक कलर क्या है? बैगनी है। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे रक्त में जाकर के मिल करके हीमोग्लोबिन से प्रक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसके कारण हमको खून का रंग क्या
मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती है? तो यहाँ पढ़िए दीर्घकालीन बाजार। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बाजार में उत्पादन के सभी साधनों स्थिर व परिवर्तनशील को परिवर्तित करके पूर्ति को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। यह कीमत निर्धारण पूर्ति व मांग दोनों पक्षों के सामने होगा, मतलब बराबर होगा, यानी संतुलन में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेज नंबर 289 से यह सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाल में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए पेज नंबर 423 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है DDT का पूरा रूप क्या है? यह एक कीटनाशक है जिसको खेत में कीड़ा मकोड़ा को मारने में काम किया जाता है। तो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर DDT, यहाँ पर पूरा इसका डिस्कशन दिया हुआ था। ये पेज नंबर 364 से यह सवाल पूछा गया था, ठीक है। फिर ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ये क्या है? तो यह एक रंगीन तैलीय द्रव है जिसका प्रयोग हम लोग DDT बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि DDT बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरेल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। और गैमेक्सिन पूछेगा क्या है? तो गैमेक्सिन भी एक प्रकार का कीटनाशक ही है जिसका प्रयोग हम लोग खेत में कीड़ा मकोड़ा मारने में हम लोग करते हैं, ये सब का प्रयोग। अगला है सही विकल्प को चयन करें। पेज नंबर 331 से बिहार पुलिस में ये सवाल पूछा गया था पॉकेट जीके से। और यहाँ प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी में है एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। यही बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मान दिया गया है 2024 में? किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन को। किस देश में चला था? तो थाईलैंड में चला था। तो ये बात आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से हमको घेंघा यानी ग्वाइटर, इसी को हम लोग गलगंठ कहते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये गले के पास में थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन, जो गले के पास से निकलती है। और इसी हार्मोन की कमी से हमको क्या होता है? घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेज नंबर 390 से यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोहे को संक्षारण जंग लगने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से हम लोग कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण, गैल्वेनीकरण। लोहे को संक्षारण से निम्नलिखित में से कौन सा विधि उपयुक्त नहीं है? अच्छा, ये पूछ रहा है। तो हम लोग गैल्वेनीकरण, या इसी को हम लोग कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण, या इसी को कहते हैं यसद लेपन। क्या कहते हैं? यसद लेपन। ये तीनों विधि का प्रयोग हम लोग लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए करते हैं। यानी गैल्वेनीकरण सही है। किसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं? एनोडीकरण। ये एल्युमिनियम को जंग लगने से बचाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एनोडीकरण करते हैं। और क्रम प्लेटिंग और भर्जन, इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी का प्रयोग हम लोग जंग से बचाने के लिए नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गरीबी और ज़रूरतमंद इलाकों में बाजार मूल्य से कीमत पर अनाज बांटना क्या कहलाता है? वो कहलाता है निर्गम कीमत। क्या कहलाता है? निर्गम कीमत कहलाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह पेज नंबर 271 से सवाल पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देख लीजिए। सारा प्रश्न इसी बुक से पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का सही आशय प्रदान करता है? तो औद्योगिक बेरोजगारी का सही आशय कौन प्रदान करता है? कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकर बेरोजगार होना।
तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्राप्त होता है जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन का ठप होना ही क्या कहलाता है, औद्योगिक बेरोजगारी कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शारदा सिन्हा एक गायिका है, इसको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और शारदा सिन्हा, इसको हम लोग बिहार कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार कोकिला कहते हैं। अच्छा, भारत कोकिला हम लोग किसको कहते हैं? तो भारत कोकिला हम लोग किसको कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। किसको कहते हैं? सरोजिनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला कहते हैं। स्वर कोकिला हम लोग किसको कहते हैं? स्वर कोकिला हम लोग लता मंगेशकर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लता मंगेशकर को कहते हैं। तो शारदा सिन्हा का पहला भोजपुरी गाना कौन था? उगा उगा है सूरज देव। कौन कौन है? उगा उगा है सूरज देव। दोस्तों आपको थोड़ा गाना उना भी ध्यान में रखना है। क्या पता आजकल बिहार पुलिस में काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, जब स्टूडेंट को फेल ही करवाना हो तो इस तरह के प्रश्न को पूछ लिया जाता है। क्या पता कल ये भी पूछ दे कि मुन्नी बदनाम हुई गाना के राइटर कौन है, ये गाना कौन लिखा है, किस फिल्म से है। इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा इधर भी ध्यान देना है। तो शारदा सिन्हा कला के क्षेत्र से था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 20वें एशियाई खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया गया था? जापान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। दूसरा एशियाई खेल का आयोजन 1954 में हुआ। कहाँ हुआ था? मनीला में। तीसरा 2018 में जकार्ता में। चौथा 2022 में कहाँ हुआ था? हंगजू चीन में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। और अगला कब हुआ है? 2026 में होगा। पेज नंबर 465 से ये सवाल पूछा गया था। किस भारतीय को ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था? श्री श्री रविशंकर को। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें। तो यहाँ कौन कौन सा अम्ल है जो किसमें पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी सी का 2। आप लोग खोज लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है। तो सी का 2 हमको एकमात्र ऑप्शन में यही दिख रहा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। बी का 3 1 और 3 1 2 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर में 3 1 2 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न। अच्छा, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है ये बताओ तो? इमली खाने के बाद में दांत टर करता है खट्टा से, तो इसलिए याद रखना कि इमली में पाया जाता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक का 3 टोकरी होता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी, इसमें तीनों को शामिल किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कर इन्हीं तीनों भागों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जातक पूछेगा किस धर्म का ग्रंथ है? तो जातक भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि हम एक तीर को कमान पर रखें और उसकी डोरी को खींचे तो इस स्थिति में कमान में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? अगर तीर को हम खींच रहे हैं, ठीक है, तो तीर को अगर हम खींच रहे हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा, जैसे इसको हम छोड़ देंगे क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। यहाँ क्या कर रहा है? खींचे। इस स्थिति में कमान में कौन सी, जब हम छोड़ देंगे तब ना गति में आएगा ये गतिज ऊर्जा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पेज नंबर 333 से पूछा गया था यह सवाल। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली का स्थापना मैजनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जोसेफ मैजनी ने किया था। अच्छा, और इसका जो है जोसेफ मैजनी
ने कार्बोनरी नाम का गुप्त संगठन बनाया था। गुप्त संगठन पूछेगा कौन बनाया था, तो जोसेफ मेंडेली ने बनाया था, ये बात आपको याद रखना है। अब विक्टर एमेनुअल, इन्होंने किसको प्रधानमंत्री बनाया था, तो काउंट काबूर को क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित को मिलान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग, मतलब ऐसा उद्योग जिसमें कोई निजी व्यक्ति मालिक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र या निजी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं, तो निजी क्षेत्र क्या होगा कि इसमें कोई व्यक्ति का अधिकार होगा, पर्सनल अधिकार होगा ना, तो पर्सनल अधिकार आपका किस में हो जाएगा, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सहकारी क्षेत्र में आ जाएगा। 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मूल्यवान मुद्रा कौन सी है, सबसे अधिक महंगा मुद्रा आपसे पूछ रहा है। पेज नंबर 176 से क्वेश्चन पूछा गया था, तो सबसे अधिक मूल्यवान मुद्रा कौन सा है, कुवैत का है। किसका है, कुवैत का मुद्रा है, ये बात आपको याद रखना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, कुवैती दिनार। कुवैत की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं, दिनार कहते हैं। अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। रूस में क्या चलता है, रूबल चलता है। आप लोग फटाफट कमेंट में ये बता दो येन किस देश की मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक 1% पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट घुमा करके पूछा है, 1% पूछ रहा है। अगर पूछ लेता भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाया जाता है, तब आपका मध्य प्रदेश आंसर होता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 1% पूछ रहा है, तो 1% सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है कि सर्वाधिक 1% कहाँ पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा मिजोरम में। कहाँ पाया जाएगा, मिजोरम में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ, मिजोरम। मिजोरम में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 85.34% वन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, पेज नंबर 429 से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष 2024 में किसको चुना गया था, विजय किशोर राहटकर को। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान कर्जदाता को होता है, क्या होता है, एक ऋणी को होता है। मुद्रास्फीति के दौरान कर्जदाता में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो ऋणी हो जाता है, लाभ होता है, लाभ हानि दोनों होता है, हानि या लाभ होता है, हानि ही होता है या लाभ ही होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऋणी या ऋणदाता श्रमिक को क्या होता है, लाभान्वित, हानि क्या होता है, हानि लाभान्वित मतलब हानि और लाभ दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेज नंबर 280 से सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 का संबंध किस प्रमुख संवैधानिक प्रावधान से है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 का संबंध है दल बदल से। किससे है, दल बदल से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, दल बदल कानून। और दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून किस अनुसूची में है, भारतीय संविधान का 10वां अनुसूची में दल बदल कानून है, ये बात आपको याद रखना है। 11वां में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। और 12वां में क्या है, नगर निगम है। टोटल कितना अनुसूची होता है, तो 12 होता है। मूल अनुसूची पूछे कितना होता है, तो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। वर्तमान में कितना अनुसूची है, तो 4 गो बढ़ गया है, तो यही 12 अनुसूची है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा कौन करता है। तो संविधान के तहत जो न्यायिक समीक्षा करता है वो कौन करता है, दोनों न्यायालय करता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेज नंबर 101 से प्रश्न पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। पेज नंबर 101 से संविधान प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद से, 246। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 246 में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन की बात कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 226 ये अनुच्छेद 226 क्या है, रीट जारी करने का बात करता है।
न्यायालय को रिट जारी करने का बात करता है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 18 नवंबर 2024 को किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया, यानी कि कैग ऑफिसर, CAG। भारत का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है कैग, जिसको हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परिषद कहते हैं। इस किसको घोषित किया गया था, तो ये किया गया था, किसको किया गया था, तो ये किया गया था के संजय मूर्ति। अभी ये कौन है के संजय मूर्ति, तो RBI का गवर्नर है, वर्तमान में ये क्या है, RBI का गवर्नर है के संजय मूर्ति। चलिए अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो हरियाणा में पूछ रहा है। तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में है। हरियाणा में राखीगढ़ी और हिसार है, क्या है, राखीगढ़ी और हिसार है। हिसार दोनों कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल कौन सा है जो हरियाणा में है, तो राखीगढ़ी हो जाएगा। सुटका गिंडोर पुआ दद पशु, पश्चिम में सुटका गिंडोर है सिंधु घाटी सभ्यता का। सुटका गिंडोर कहाँ पड़ता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम में पड़ता है। सुटका गिंडोर आपका यूपी में आसपास में पड़ेगा। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न पेज नंबर 6 से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमको गलत को चुनना है। तो गलत इसमें कौन दिया हुआ है, तो संप्रभुता, इसका अर्थ क्या होता है, लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है संप्रभुता, तो ये भी बात सही है। धर्मनिरपेक्षता, तो सभी धर्म का सम्मान होता है, तो ये भी बात सही है, दोनों सही है। तीसरा है समाजवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास है, बिल्कुल गलत बात है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास है। ऑप्शन में क्या होना चाहिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास है। तो यहाँ पर क्या दिया है, लेकिन दिया है पूंजीवादी, तो यही गलत है, तो गलती हमको खोजना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता हम लोग किसको कहते हैं, किस वैज्ञानिक को कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग कहते हैं। इन्होंने अनुवांशिकता का 3 नियम दिया था। इन्होंने अनुवांशिक का पता मटर के पौधा पर लगाया था। किस पर लगाया था, मटर का पौधा पर लगाया था। पूछे कौन सा मटर, तो गार्डन मटर या मीठा मटर के पौधा पर लगाया था। ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया था। प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत कौन दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और लुई पास्टर ने दूध के पास्चराइजेशन का सिद्धांत दिया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, इसमें आपको सही ढूंढना है। तो सही कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पर दिया गया है कि महादेव की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है, तो ये आपका सह्याद्री में। ये क्या है, तो ये भी सही है। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ है, सतपुड़ा श्रेणी में। ये बात बिल्कुल गलत है। सतपुड़ा श्रेणी, इसके बारे में देख लीजिए, ये दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। यह सतपुड़ा महादेव MP के कौशल पर्वत श्रेणी का समूह है। महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी का पहाड़ी है ही सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। तो यहाँ सतपुड़ा का यही गलत दिया गया है, यहाँ महादेव पहाड़ी होना चाहिए था। तो यही आपका क्या दिया गया, गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। कौन सही सुमेलित नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको मिलाना है। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ है, विध्वंस में है कैमूर की पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, पेज नंबर 217 से सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया था, तो वो कौन किया था, संजय मल्होत्रा। कौन किया है, संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी तक ये पद पर है, 2025 में भी यही है RBI के गवर्नर। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो मूसी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो अलमट्टी बांध है। कौन सा बांध है, अलमट्टी बांध है। कृष्ण भगवान ने खाया था मट्टी, से याद रखना अलमट्टी। कृष्ण का दोस्त कौन है, अर्जुन। तो अर्जुन सागर भी बांध पूछेगा कहाँ पर है, तो इसी कृष्णा नदी पर है। तो इस पर का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, यह कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है
और सह्याद्री पर्वत घाट पर्वत श्रृंखला का यह भाग है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पूछा गया था पेज नंबर 176 से, नेपिताओ शहर किसकी राजधानी है? नेपिता किसका राजधानी है? नेपिता, तो ये जो था नेपिताओ किसका राजधानी है? म्यांमार की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पेज नंबर 235 से पूछा गया था। सवाल है, भारत में चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्या पूछा है, क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चाय का उत्पादन के लिए